हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ रैपिड रिवीजन 12th एनसीईआरटी का यूनिट 9। तो हमने सारी यूनिट्स 12th एनसीईआरटी की कर ली हैं। अब ये यूनिट 9 था, इसमें चैप्टर 11th और 12th जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आज हम उसके बारे में पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिवीजन लेक्चर है हमारा, तो रिवीजन को रिवीजन की तरह लें। ओके, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विजन अच्छा होगा तो रिवीजन जो है अपने आप अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। तो प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यस, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डीलिंग विद द टेक्निक्स of using live organ microorganisms or enzyme from organism to produce the product that are useful to humankind। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, ठीक है, एक वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स कौन कौन से, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है इंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को टर्मिनल पार्ट से कट करता है और इंडोन्यूक्लियस उनके बीच में कहीं कट करता है। ओके, तो रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, मेक्स द कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो ये आपको याद रखना है, दो टाइप के न्यूक्लियसेस होंगे, कौन कौन से, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस। उसके बाद हम बात करते हैं, इट इज द टेक्निक यूज्ड बाय द साइंटिस्ट टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल्स की बोल सकते हैं केमिस्ट्री को अल्टर करते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए को अल्टर करते हैं। ओके, जेनेटिक मटेरियल मतलब कौन है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, इट इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या होता है, सपोज दिस वन इज द प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में आपने क्या किया, सपोज ये आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट। आप होशियार होंगे, आपने पहले से ही पढ़ी होंगी ये सारी चीज़ें, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। स्टैनले कोहेन, इसको आपको याद रखना है, एंड हर्बर्ट वायर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट वायर इन 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA। तो इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कहाँ से कट किया, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए को फ्रॉम प्लाज्मिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आपको याद रखना है कि एक प्लाज्मिड था, उसका जो बोल सकते हैं कि उसके डीएनए को इन्होंने कट किया, उसमें क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, स्टैनले और कोहेन। द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को कट करता है। आपको ये भी पता होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। उसके बाद हम बात करते हैं, दे वर डिस्कवर्ड इन द एस्चेरिचिया कोलाई इन 1963। तो याद रखना है ये मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया गया ई कोलाई में, ठीक है, इन 1963। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो था वो कौन सा था, हिंद सेकंड आपको याद रखना है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन द हिंद सेकंड। द नेमिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल इको आर फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर यानी कि ई ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, जीनस नेम को, यानी कि एशेरिचिया, और ये सी ओ यानी ये कोलाई को रिप्रेजेंट करता है, न्यू टू लेटर्स ये स्पीसीज नेम को। और उसके बाद सेकंड कैपिटल लेटर ये वाला आप देख सकते हैं, ये कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेन को, और रोमन जो है, रोमन नंबर यानी कि फर्स्ट, वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे एग्जांपल्स दे देंगे और उसमें पूछ देगा फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर ऐसा करके। ओके, तो आपको ये बताना है। Restriction endonuclease recognize a particular sequence known as the palindromic sequence। तो palindromic sequence का मतलब क्या होता है, आप उसको किसी भी एंड से पढ़ें, जैसे जहाज को आप इधर से पढ़ रहे हैं तो भी ये सेम हो रहा है, इधर से पढ़ रहे हैं तो भी सेम हो रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और वहाँ पे उसको कट करता है, डीएनए को कट करेगा। ओके, आपको ये याद रखना है, इसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसके मदद से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ओके, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग एंड आइसोलेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ द इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। द मोस्ट कॉमन यूज्ड मैट्रिक्स जो होता है, जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं, वो मैट्रिक्स होता है एग्रोस जेल। वो हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, सीवीड से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैट्रिक्स यूज किया जाता है वो कहाँ से, कौन होता है, एग्रोस जेल होता है, ठीक है, और याद रखना है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सीवीड से।
प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर द क्लोनिंग वेक्टर्स। तो आपको याद रखना है वेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। तो वेक्टर्स में क्वेश्चन पूछेगा तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं किसके, वेक्टर्स के। सबसे पहले उसमें क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन ये होता है कि जब प्लाज्मिड में कोई आप जीन ऑफ इंटरेस्ट ला रहे हैं और उसको फिर सपोज करो कि आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सपोज करिए कि ये प्लाज्मिड था और इस प्लाज्मिड में आपने क्या किया, एक कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा घुसा दिया, दिस वन इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे सपोज करो ये पार्ट जो है यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, सपोज करो ई कोलाई के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ओके, अब इसमें आपने जैसे ही ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला इस प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट की तरह बिहेव करेगा, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। ओके, अब हम इसको डाल देंगे, सपोज ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोज करो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाला जीन है, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन ले लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो अगर अब इस रिकॉम्बिनेंट को तुम टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालते हो, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में आप डाल रहे हैं इसको और ये टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव कर गया, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका ये जो रिकॉम्बिनेंट है ये ट्रांसफर हो गया किसमें, ई कोलाई में, क्योंकि हम पहले इसको ई कोलाई में डालेंगे और ई कोलाई में जब हम डालेंगे भाई तो 100% ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड जिसके साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें क्या है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, वो भी इस ई कोलाई में आ जाएगा। अब इस ई कोलाई को आप डालते हैं टेट्रासाइक्लिन में तो ये सर्वाइव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इस ई कोलाई में इस रिकॉम्बिनेंट के थ्रू ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आ गया तो सर्वाइव कर गया। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। नहीं सर्वाइव किया इसका मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू ये काम हम कर सकते हैं। ओके, तो सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू हम पता कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और क्या होता है, क्लोनिंग साइट्स, ये आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर सेलेक्टेबल मार्कर्स। अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर्स आर क्रोमोजेनिक सब्सटेंट, दैट इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये क्या होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंट होते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, आपको याद रखना है। या फिर हो सकता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, ठीक है, ऐसा होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के काम में आता है, ठीक है, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं क्या कि ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, चलिए, भाम H1 एंड साल फर्स्ट, ठीक है, या 1 साइट प्रेजेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये आप अभी मैं आपको PBR 322 का डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कंटेन PST1 PBU1, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये आप देख सकते हैं भाम H1 साल 1, ये कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन पे, एम्पिसिलिन पे कौन कौन से, PST1 PBU फर्स्ट और EcoR1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इन्होंने बेसिकली उस डायग्राम को यहाँ पे लाइन में लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पे बात करें, रोप कंटेन 1 रिकॉग्निशन साइट, दैट इज PBU सेकेंड, ठीक है। तो रोप कंटेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोप जो होगा यहाँ पे PBU1 और फिर सेकेंड। तो रोप पे कौन है, एक ही है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट। ओके, ये हो गया। अब रोप जो होता है वो रोप कोड करता है किसको, द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो ऐसा प्रोटीन जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व हो उसको कौन कोड करेगा, उसको कोड करने के लिए है रोप। ये आपको याद रखना है कौन है, रोप। ओरी मतलब क्या होता है, ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें भूल के हम यहाँ पे थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है एक अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सपोज दिस वन इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे एक एंजाइम है, जैसे तुमने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें ऐड किया इस प्लाज्मिड में, वैसे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि इसके इंसर्ट होने की वजह से ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब इसको हम डालेंगे ई कोलाई में। ओके, अब ई कोलाई में डाला तो अब जो ये एंजाइम अपना कलर प्रोवाइड कर रहा था अब ये नहीं करेगा, राइट। तो हम जान जाएंगे कि ये 100% क्या है, ये 100% जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये इनएक्टिव हो गया, इसलिए कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो भी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और इसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है। चलिए, अब if a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme that is beta galactosidase, it result in inactivation of enzyme। देखो वही चीज लिखी है, which is referred to as the insertional inactivation। Presence of insert result in the insertional activation of beta galactosidase and colony do not produce color। तो देखो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करता था, अब वो कलर प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, वो दिखाता है कि ये रिकॉम्बिनेंट है। ओके,
द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनी इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट। तो आपको याद रखना है, अगर ब्लू कलर की कॉलोनी है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं आई तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट। और वो कब होगा, वो होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज द RDT। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, जो भी हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो भी हमका जिस डीएनए में हमारा इंटरेस्ट है उसको पहले आइसोलेट करते हैं, फिर उस डीएनए को हम क्या करते हैं, उस डीएनए को हम क्या करेंगे, उसका फ्रेगमेंट बनाएंगे। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइगेज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ अ डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो उसमें से हम पर्टिकुलर जो डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट होगा हम उसको आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद लाइगेट करेंगे उसको, लाइगेशन ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट में डालेंगे। ठीक है, होस्ट इन द सेंस वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो कौन होगा, प्लाज्मिड। पहले हम उसका बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर अब हम उसको होस्ट में डाल देंगे। फिर उसके बाद कल्चरिंग करेंगे किसकी, होस्ट सेल की, इन अ मीडियम एट द लार्ज स्केल, और एक्सट्रैक्टिंग द ईच ऑफ दीज स्टेप इन द सम डिटेल्स। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, फिर डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, फिर उसमें से एक डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे, फिर उसको हम प्लाज्मिड पे चिपकाएंगे। प्लाज्मिड पे चिपकाने के लिए आपको पता होगा लाइगेज वर्क होता है। ओके, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट को हम होस्ट में डालेंगे, और लार्ज स्केल में होस्ट को जो है हम होस्ट डिवाइड करेगा और वहां से हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस इन द एनिमल सेल। तो याद रखना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो एनिमल सेल में कैसे डालते हैं हम, वो है डालते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। ओके, इन प्लांट सेल वो होता है किसके थ्रू, बायोलिस्टिक, या इसी को बोलते हैं जीन गन। अब ये जो प्रोसेस मैंने ये वाला बताया है, इस प्रोसेस को यहाँ पे आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। देखो, दिस वन इज द फॉरेन डीएनए, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और दिस वन इज द वेक्टर डीएनए। इन दोनों डीएनए को हम जो है सेम एंजाइम से कट करते हैं, सेम एंजाइम यानी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। कट किया, उसके बाद इसको देखिए हम इस प्लाज्मिड पे जोड़ देंगे, ये प्लाज्मिड यहाँ से काटा है, इसको जोड़ दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट। तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया, रिकॉम्बिनेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना, रिकॉम्बिनेंट ये बन गया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में, अब ये होस्ट सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, तो दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, ऐसा ही डायग्राम एक और है, देखिए यहाँ पे ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए को हमने यहाँ से कट किया, तो ये कुछ ऐसा, यहाँ से देखिए आप हमेशा जो है एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, तो एक ही से करेंगे, तो देखो ये जी और ए के बीच में कट कर रहा है, यहाँ पे देखो जी और ए के बीच में ही कट कर रहा है। ओके, ठीक, यहाँ पे देखो जी और ए के बीच में, यहाँ पे भी जी और ए, ये थोड़ा गलत है, यहाँ जी और ए के बीच में कट करेगा। ओके, ये आपको याद रखना, ए और ए के नहीं, जी और ए के बीच में। अब यहाँ से ऐसा ही कट हुआ, तो ये वाला पार्ट तो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे गया, इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। यहाँ से कुछ ऐसा कट हुआ, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट गया, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा गया, तो देखो ये पूरा बचा। अब देखो यहाँ पे अगर होता तो ये ए और जी बचता ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जी बचा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ए और जी के बीच में कटेगा, ये याद रखना आप। हाँ, ये स्टिकी एंड हो गया, फिर यहाँ से क्या बना, रिकॉम्बिनेंट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब कुछ टूल्स हैं ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहले क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद रखना। फिर उसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम्स होंगे। ठीक है, और लाइगेज होगा, साथ ही साथ में वेक्टर्स, आप जानते हैं वेक्टर्स के बारे में, प्लाज्मिड वगैरह वेक्टर, और होस्ट होंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर्स में क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस है जहाँ पर रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब एक सीक्वेंस जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड जीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना, और यहाँ से क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगे। सेलेक्टेबल मार्कर आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो है ये बताता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसके बेसिस पे हम सेलेक्टेबल मार्कर के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं। क्लोनिंग साइट, वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ से हमको पता चलेगा कि अच्छा हमको यहीं पे जाके ऐड करना है अपने बोल सकते हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वहाँ पे ऐड करना है। अब हम बात करते हैं किसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस ये वेक्टर होता है। ठीक है, किसमें, प्लांट में, यूजुअली डाइकोट में। ओके, टी डीएनए, एग्रोबैक्टीरियम का जो डीएनए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टी डीएनए फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ठीक है, वहीं पे होता है टी आई प्लाज्मिड, ये भी जो है किसमें होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में।
अब थर्मोस्टेबल डीएनए जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस, जो कि पीसीआर में होता है। पीसीआर में हम इसका यूज करते हैं थर्मस एक्वेटिकस। यहाँ से हम एक एंजाइम ऑब्टेन करते हैं, इसका नाम है टैग पॉलीमरेज, ठीक है, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं आपको अभी एक डायग्राम में दिखा दूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे टैग पॉलीमरेज, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस। अब उसके बाद पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। तो DAE, डी मतलब क्या हो गया? डीनेचुरेशन, ए मतलब एनेलिंग और ई मतलब क्या हो गया? एक्सटेंशन। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं बायोरिएक्टर्स यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो आप जानते होंगे बायोरिएक्टर्स का यूज हम किस में करते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, ठीक है। अब एक होता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में 2 चीजें होती है, आपको याद रखना है। एक क्या होता है? सेपरेशन, और दूसरा क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। तो ये तो था इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्विक रिवीजन के बारे में। कौन सा चैप्टर? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यूजुअली यही इंपॉर्टेंट है आपका, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अभी आपको मिल जाएगा। फूड प्रोसेसिंग भी हम करते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएमओ का फुल नेम आपसे पूछ सकते हैं। जीएमओ का फुल नेम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में यहाँ एक ग्राफ है जिसका नाम है गोल्डन राइस। तो आपको याद रखना है गोल्डन राइस कौन सा इनरिच्ड होता है, इसमें कौन से विटामिन होते हैं? तो आपको याद रखना है विटामिन ए। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए। चलो, अब हम कुछ बायोपेस्टिसाइड के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बायोपेस्टिसाइड, दैट इज द बैसिलस थोरेंजेंसिस। तो बायो एक होता है पेस्टिसाइड जो केमिकल होते हैं, ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होगा? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर पेस्ट को मार दे, ओके, याद रखना। तो हम बोलेंगे बैसिलस थोरेंजेंसिस। इसमें एक टॉक्सिन होता है, इसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, ओके। अब यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, उसको हम पढ़ते हैं। देखो, बीटी कॉटन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सम स्ट्रेन ऑफ बीटी प्रोड्यूस द प्रोटीन दैट किल द सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है। लेपिडोप्टेरन्स, ये लेपिडोप्टेरन्स जो है वो किसको? टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मीवॉर्म को। कोलियोप्टेरन्स के बारे में तो बीटल्स को, और डेप्टेरन्स में कौन आएगा? फ्लाइज और मॉस्किटो। तो ये जो है इनको, लेपिडोप्टेरन्स में कौन? टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मीवॉर्म, ये इंसेक्ट जाएंगे किसके थ्रू? बीटी कॉटन। और अगर मैं बात करूँ बेसिकली बीटी टॉक्सिन्स के इसके अगेंस्ट वर्क करता है बीटी टॉक्सिन। और कोलियोप्टेरन्स बीटल्स, और डेप्टेरन्स में कौन आएगा? फ्लाइज और मॉस्किटो। चलिए, ये डायप्टेरन्स या डिप्टेरन्स भी इसको बोलते हैं, तो डिप्टेरन्स, ठीक है, ये बोल सकते हैं। ये डिप्टेरन्स से रिलेटेड कौन है? फ्लाइज और मॉस्किटो। कोलियोप्टेरन्स से रिलेटेड बीटल्स। तो इन पे जो बीटी टॉक्सिन वर्क करते हैं। द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड ऑन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। आपको याद रखना है जो पर्टिकुलर जीन है, जैसे क्राई जीन हम बोल रहे हैं बीटी टॉक्सिन के लिए, तो ये जो जीन है ये डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप है और कौन सा पेस्ट को मारना है, ओके। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, आपको ये याद रखना है, ये ग्रुप इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। टॉक्सिन इज इनकोडेड बाय ए जीन दैट इज द क्राई, मैंने आपको अभी बताया। क्राई फर्स्ट एबी जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको? कॉर्न बोरर को। क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी ये कंट्रोल करता है किसको? बुलवॉर्म को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्राई फर्स्ट एबी ये कंट्रोल करेगा कॉर्न बोरर को, और क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी ये कंट्रोल करेगा किसको? बुलवॉर्म को। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में यूजुअली क्या होता है? देखिए, जो भी टॉक्सिन होते हैं वो प्रोटीन होता है एक्चुअल में, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ से बनते हैं? एमआरएनए से। तो हम क्या करते हैं? एमआरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ले आते हैं और दोनों वो एमआरएनए उस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के साथ मिल जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है तो सिंपल सी बात है वो डबल स्टैंड हो जाएंगे। अब डबल स्टैंड एमआरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते, यानी कि टॉक्सिन नहीं बना पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? जो अपने इफेक्ट है वो प्लांट पे नहीं शो कर पाएंगे, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि अपन ने क्या कर दी? उसकी साइलेंसिंग। तो वही चीजें हम अब बात करते हैं। इट इज द जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, मिला ना, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये आपको याद रखना है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि निमेटोड होता है जिसका नाम है मिलेडोगाइनी इंकोग्नीशिया इनफेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड। तो याद रखना कौन सा बोल सकते हैं यहाँ पे मिलेडोगाइनी इंकोग्नीशिया है, वो किससे बिलोंग करता है? नेमेटोड है वो, और वो किसके रूट को अफेक्ट करेगा? टोबैको के रूट को अफेक्ट करेगा, टोबैको के रूट को अफेक्ट करेगा और कॉज करेगा ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड। और नॉवल स्ट्रेटजी वाज एडेप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन which was based on the process of RNA interference। तो RNA interference की मदद से हम इस मिलेडोगाइनी इंकोग्नीशिया के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। कैसे? इसमें क्या करेंगे? RNA
आई टेक्स प्लेस ऑल यूकैरियोट, याद रखना सारे यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है, एज अ मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है। दिस मेथड इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड and prevent the translation of the mRNA that is the silencing, ये आपको याद रखना। and prevent the translation of the mRNA silencing, याद रखना, उसको हम बोलते हैं क्या, साइलेंसिंग, समझ गए। तो mRNA जो होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA आ जाएगा, ठीक है, और ये डबल स्टैंड बन जाएंगे, और डबल स्टैंड के बाद क्या होगी, साइलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। साइलेंसिंग मतलब ये डबल स्टैंड हो जाएंगे तो ये प्रोटीन बनाएंगे नहीं, उसको हम क्या बोल देंगे, साइलेंसिंग, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर अ निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। तो ये आपको याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो था उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है हम होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि वो क्या करे, वो पर्टिकुलर उस निमेटोड के अगेंस्ट रजिस्टिविटी शो करे, उसको टॉक्सिन बना के उसको मारे, खत्म करे, समझ में आए, ये आपको याद रखना, उसके अगेंस्ट रजिस्टिविटी हो। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, आपको याद रखना है अप्रोक्स 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें से वर्ल्ड वाइज बनी हुई 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हमने बनाए हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उसमें से 12 जो है इंडिया में मार्केटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंसुलिन जो होता है, वो इंसुलिन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनता है, ये आपको याद रखना है। इन 1983 इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग ए एंड बी, ओके, ए एंड बी चेन्स होते हैं ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, प्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। आपको याद रखना है मैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें ए और बी चेन होते हैं, सी पेप्टाइड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी आपको याद रखना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो इंसुलिन में पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड होता है क्या, नहीं होता, याद रखना, उसमें ए और बी पेप्टाइड होते हैं, और कौन सी कंपनी में बनाया गया, इली लिली में बनाया गया, राइट। और इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ये इंसुलिन में कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो एक होता है डीएनए टेक्नोलॉजी, एक होता है पीसीआर, एक होता है पीसीआर, और एक कौन सा होता है, एलिजा, ठीक है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, और एक कौन सा होगा, एलिजा, ये आपको याद रखना है। तो टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस में आ गया आपका डीएनए टेक्नोलॉजी एक, दूसरा कौन सा, पीसीआर, और तीसरा कौन सा, एलिजा, ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए होते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूजली यहाँ पे पीसीआर, और कौन सा हो गया, एलिजा। पीसीआर जो होता है वो एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, जो एड्स के सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं उनमें, ये आप याद रख लेना, ओके। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आ गया। अब पीसीआर से रिलेटेड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनलिंग, और फिर होता है एक्सटेंशन। आपको पता होना चाहिए डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन, ओके। अब मैं बात करता हूँ डीनेचुरेशन में, पहले हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं हाई टेम्परेचर देके, ठीक है। एनालिंग में हम यूज़ करते हैं प्राइमर्स का, वो आपको याद है, प्राइमर्स का यूज़ करते हैं, और इसी में हम जो है टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कहाँ कौन से बैक्टीरिया से लेते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, ओके। और एक्सटेंशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे प्राइमर्स वगैरह यूज़ करेंगे, डीएनटीपीज वगैरह यूज़ करेंगे, और एक पूरा जो है दूसरा स्ट्रैंड बना लेंगे, ओके। 30 साइकिल्स के बाद ये जो होता है 1 मिलियन टाइम्स जो है एम्पलीफाइड हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब ये लास्ट है। अब यहाँ पे बात करूँ तो पीसीआर इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि पीसीआर क्या कैंसर पेशेंट में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। पीसीआर जो होता है, यहाँ पे डीसीआर हो गया गलती से, ये पीसीआर है, ठीक है। ये अदर जेनेटिक डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं प्रोब। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जो प्रोब होता है, प्रोब, वो जो प्रोब होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है कि डबल स्टैंड होता है, ओके। तो सिंगल स्टैंड होता है कि डबल स्टैंड होता है, तो याद रखना प्रोब जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है, याद रखना सिंगल स्टैंड कौन होगा, प्रोब। अब इट मे बी डीएनए और इट मे बी आरएनए, मगर इसमें एक चीज होती है क्या, वो उसमें होता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, वो बोल सकते हैं ट्रेस करती है चीज़ों को, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ओके, ट्रैकर की तरह होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजा। एलिजा जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एलिजा जो होता है बेसिकली वो एड्स से रिलेटेड होता है, एड्स से रिलेटेड इन द सेंस एड्स को डायग्नोस के लिए होता है, मगर एड्स के
कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए मैंने बताया था वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आपको याद रखना है। चलिए हम स्किड की बात करते हैं। स्किड मतलब क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। ओके, पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो स्किड होता है जिसमें उसमें क्या होता है? एडेनोसिन डीएमनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। नाम से पता चल रहा है, एडेनोसिन डीएमनेज एंजाइम डिफिशियंसी होती है। इन 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट तब यहाँ पे आ जाए आप, एक मिनट में ये बोल सकते हैं नीचे का पॉइंट यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। इन 1990 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब यूज में आया? याद रखना 1990 में, ठीक है। वो किस पे डन हुआ? एक 4 साल की लड़की थी, ठीक है, ओल्ड गर्ल विद द एडा, ठीक है। तो उसमें एडा यानी कि एडेनोसिन डीएमनेज डिफिशियंसी थी, याद रखना। तो उसमें फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई। एडा डिफिशियंसी इज कॉज्ड टू द डिलीशन ऑफ जीन। तो ऐसा जीन जो एडा यानी एडेनोसिन डीएमनेज को बनाता है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, उसके वजह से इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अब एडा इज क्रूशियल, एडा जो यानी एडा इन द सेंस एडेनोसिन डीएमनेज जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत क्रूशियल है। तो इसका टेम्परेरी क्योर क्या है? या तो हम क्या करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, या तो हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दें, ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं एडा को क्योर करने के लिए, मतलब ये जो आपको एडा यानी एडेनोसिन डीएमनेज डिफिशियंसी है उसको क्योर करने के लिए। अब परमानेंट क्योर क्या है कि करेक्टेड जीन इंसर्टेड इनटू द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो सिंपल सी बात है, जो हमको हम जेनेटिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इसमें हम पता कर लेंगे कि अच्छा ये जीन जो है इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, करेक्टेड जीन जो है हम जाइगोट या एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें डाल देंगे। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, ये अब एडा बनने लगेगा और वो जो है परमानेंट क्योर है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्स जितने भी वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 95% जो होते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन होते हैं? माइस। ये आपको याद रखना है। ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट्स फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर। याद रखना, ट्रांसजेनिक मॉडल जो है किसके किसके लिए है? पर्टिकुलर डिजीज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसको याद रखें आप, ठीक है। तो C²RA से आप याद रख सकते हैं। C²RA मतलब कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर। अब बात करते हैं फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन थी? रोजी। अच्छा, इस ट्रांसजेनिक थी तो इसमें ऐसा क्या था, ये प्रोड्यूस करती थी अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। यहाँ पे म्यू लैक्टोएल्बुमिन मिला है, नहीं अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रोजी यूजुअली प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन इन ब्रेस्ट मिल्क। वो ह्यूमन प्रोटीन जो था वो कौन सा था? अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। कितना ग्राम था उसमें? 1 ग्राम में 2 से 4 लीटर, याद रखना आप। मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ। तो नेचुरल काउ में क्या है कि ये अल्फा लैक्टोएल्बुमिन नहीं होता, मगर ह्यूमन फीमेल में ये होता है। तो हमने क्या किया, हमने गाय में ही, रोजी में ही हमने ये जीन डाल दिया, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन कोडिंग जीन, ठीक है। तो अब उसके दूध में भी क्या आने लगा, ये प्रोटीन्स आने लगे यानी अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ठीक है। तो कितना? 2 से 4 ग्राम। ओके, इंडिया गवर्नमेंट हैव सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द GEAC। ये इसका फुल नेम बस याद रखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब हम बात करते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? बायो पेटेंट मतलब मैंने एक चीज़ का इन्वेंशन किया, ओके, तो मेरे पास उसका अधिकार है, ठीक है, कि मैं उसको कैसे बेचूंगा। ओके, याद रखना। मगर बायोपायरेसी मतलब क्या है? मैंने जो इन्वेंट किया था उसको किसी ने मेरे से बिना पूछे, मुझे बिना पे किए हुए उसको चुरा लिया, तो वो है बायो पेटेंट, या सॉरी बायोपायरेसी। ओके, the use of the bioresources by multinational company and other organization without proper authorization, देखो यहाँ पे लिख रखा है from the countries and people concerned without the compensatory payment, ठीक है। There are the estimated 2 lakhs varieties of rice in India। याद रखना, 2 lakhs varieties of rice जो है वो कहाँ पे? इंडिया में है। और 27 वेराइटीज जो है वो किसकी है? बासमती की। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन थी, 1997 एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने बासमती राइस पे अपना पेटेंट ले लिया। कैसे? क्योंकि वो इंडिया से बासमती लेके गए, मान लो 1 किलो लेके गए यहाँ से, राइट। उसके बाद उन्होंने अपने वहाँ की जो सेमीडोर वेराइटी थी उससे क्रॉस करा दिए, तो बासमती के कैरेक्टर उसमें आ गए। तो उन्होंने बोला कि देखो इसको हमने बनाया, मगर ये तो चोरी थी भाई, बासमती हमारे यहाँ से ले गए थे, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने बोल सकते हैं यहाँ पे अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन द बासमती राइट थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटा वीडियो था, मतलब रिवीजन के लिए, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए। तो मैं आपके लिए रोज़ 1-2 वीडियोस जो है रिवीजन की डाल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प हो रही होगी। तो चलिए, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बस इतना ही कहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो।